नमस्कार। प्रियम भारतम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आर्य और द्रविड़ ये दो शब्द शायद आप सबने सुने होंगे। ये ऐसे शब्द हैं जो भले ही हमारे पूर्वजों से, हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़े हों, लेकिन उनका आज भी हमारी सोच पर, हमारे पॉलिटिक्स पर और हमारे देश की एकता पर बहुत असर हो रहा है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये संकल्पनाएं क्या है ये जानना, इनसे जो रिलेटेड थेरीज हैं उन्हें जांचना, परखना। इसी वजह से आइए आज प्रियम भारतम में इसी विषय पर चर्चा करते हैं, जानते हैं हमारे पूर्वजों के बारे में। भारत के पूर्वज कौन होंगे और उनका कार्यकाल क्या रहा होगा, ये विषय चर्चा में कब आया होगा? 15वीं सदी में यूरोपियन भारत में व्यापार और खासकर साम्राज्य विस्तार के लिए आए। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने यहाँ की सभ्यता, यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, यहाँ की भाषाएं हैं, उनका अध्ययन करना चालू किया। इस अध्ययन के दौरान कई अभ्यासकों को ये ध्यान में आया कि भारत की जो संस्कृत भाषा है, वो संस्कृत भाषा कई यूरोपियन भाषाओं से, ग्रीक, लैटिन से बहुत मिलती जुलती है, उनमें कई सिमिलैरिटीज हैं। इन सिमिलैरिटीज के आधार पर उन्हें लगने लगा कि संस्कृत ये एक यूरोपियन भाषाओं की कॉमन पेरेंट लैंग्वेज हो सकती है। ये कॉमन पेरेंट की संकल्पना सबसे पहले दुनिया के सामने सन 1786 में सर विलियम जोन्स इन्होंने रखी। इस थ्योरी को पुष्टि दी और आगे जाकर कहा कि संस्कृत ये पेरेंट लैंग्वेज तो होगी, लेकिन ये मूल भारत की भाषा नहीं होगी, तो ये यूरोप से भारत में आई होगी। जी हाँ, यानी हमारी संस्कृत भाषा हमारे देश की भाषा नहीं है, वो यूरोप से भारत में आई है, ऐसा इन भाषा तज्ञों का कहना था। और इसी से जन्मी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यों का आक्रमण सिद्धांत। ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है? तो ये जो भाषा तज्ञ थे उन्हें लगा कि यूरोप से या फिर मध्य एशिया से और या फिर खासकर दक्षिण रशिया और यूक्रेन के पास का जो स्टेप ग्रासलैंड है, वहां से कुछ लोग भारत में आए होंगे। वो यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ पे जो मूल निवासी थे उन पर आक्रमण किया होगा और उन्हें जबरदस्ती दक्षिण की ओर जाने के लिए मजबूर किया होगा और खुद सप्त सिंधु के उत्तर भारत के प्रदेश में बाद में बस गए होंगे। वहां बसने के बाद उन्होंने वैदिक संस्कृति का निर्माण किया। इसे कहते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी का अंग्रेजों ने अपने खुद के फायदे के लिए बहुत प्रचार किया, क्योंकि इससे दो गंभीर परिणाम हमारे देश के ऊपर हो रहे थे। एक तो हमारे देश में आर्य वंश और द्रविड़ वंश ऐसे दो वंश भेद निर्माण हो रहे थे, जिससे डिवाइड एंड रूल इस नीति का यहाँ पे अंग्रेज उपयोग करके भारत पर अपने पैर मजबूत कर सकते थे। और दूसरा कि भारत की जो एक प्रगत और प्राचीन सभ्यता है जिस पर हर व्यक्ति को गर्व था, वो भारत की मूल है ही नहीं। इससे भारतीयों का मोराल डाउन हो सकता था। इस दो वजह से अंग्रेजों ने इस सिद्धांत का खूब उपयोग किया। दुर्भाग्यवश सामान्य भारतीयों से लेके बुद्धिवादियों तक ये थ्योरी सबने मान भी ली, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर सवाल उठने लगे। इस पर पुनर्अध्ययन, कई नए संशोधन होने लगे। इस थ्योरी को सबसे पहला धक्का लगा 1920 में, जब सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और आज के पाकिस्तान के पंजाब इलाके में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, उस सभ्यता के अवशेष मिले। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये सभ्यता बहुत ही प्रगत ऐसी नागरी सभ्यता थी जो ईसा पूर्व 4000 या उससे भी काफी पुरानी हो सकती है। वहां के लोगों को खेती का, पक्की ईंटों का, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का भी ज्ञान था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चली कि इन लोगों पर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट होने का कारण कोई भी आक्रमण नहीं था,
बल्कि सूखा, बाढ़ या हवामान में बदलाव ऐसे नैसर्गिक आपत्ति के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। इसी वजह से यूरोपियन भाषा तज्ञों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी का नाम बदलकर इन्वेजन से आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कर दिया। मतलब अब ये आक्रमण सिद्धांत नहीं रहा, तो आर्यों का स्थानांतर सिद्धांत हो गया। राखीगढ़ी केंद्र के एक डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स का यहाँ उल्लेख होना बहुत आवश्यक है। 2014 से वैज्ञानिक सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग केंद्रों से कई कंकालों के डीएनए टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। 2018 में राखीगढ़ी केंद्र के एक महिला कंकाल के डीएनए टेस्ट करने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली। 2019 में सेल नाम के एक जर्नल में एन एंशिएंट जीनोम लैक्स एंसेस्ट्री फ्रॉम स्टेप पैस्टोरलिस्ट एंड इरानियन फार्मर्स, इस शीर्षक के तहत ये फाइंडिंग्स पब्लिश हुई। डेक्कन कॉलेज पुणे के डॉक्टर वसंत शिंदे, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ के नीरज राय और हार्वर्ड मेडिकल साइंस ऑफ जेनेटिक्स के डेविड राइश, इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये फाइंडिंग्स निकाले हैं। इन फाइंडिंग्स के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में R1A1 जीन्स, जो यूरोपियन भाषा तज्ञों ने कहा था कि जो R1A1 जीन्स भारत में आया और उन्होंने वैदिक संस्कृति निर्माण की, वो R1A1 जीन्स सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में नहीं है और ईरानियन फार्मर्स के भी जीन्स इनमें नहीं है। आइए अब आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को अमान्य करने वाले अभ्यासक उसका क्या प्रमाण देते हैं, देखते हैं। आर्य और द्रविड़, ये 2 वंशवाचक शब्द, ऐसा इस थ्योरी ने बताया। ये 2 वंश हैं और इसी वजह से हमारे भारत में वंश भेद निर्माण हुआ। लेकिन असल में आर्य और द्रविड़ ये 2 भाषावाचक शब्द हैं। वैदिक सभ्यता में, वैदिक साहित्य में किसी भी ज्ञानी पुरुष को या फिर पराक्रमी महान पुरुष को आर्य कहा जाता था। ये एक विशेषण था। द्रविड़ शब्द द्रेविधा इस संस्कृत शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ऐसी जगह जिसके 3 बाजू में समुद्र है। मतलब आर्य और द्रविड़ ये दोनों ही शब्द किसी भी वंश को नहीं दिखाते, ये दोनों शब्द भाषावाचक हैं। इस बात को पुष्टि खुद जर्मन भाषा तज्ञ मैक्स मुलर इन्होंने अपने वृद्धावस्था में दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी संकल्पना को गलत अर्थ दिया गया। दूसरी बात, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को जो प्रमाण दिए गए वो सिर्फ 2 थे। एक तो यूरोपियन भाषा और संस्कृत भाषा की सिमिलैरिटी और दूसरा उत्तर भारत के लोगों के रंग रूप यूरोपियन लोगों से मिलते जुलता होना। लेकिन कोई भी थ्योरी प्रूव करने के लिए ये अपने आप में बहुत ही कम प्रमाण है। इसमें उस काल के कोई भी रेफरेंसेस नहीं देखे गए। अगर वैदिक सभ्यता निर्माण करने वाले लोग बाहर से आए हुए होते, माइग्रेट हुए होते, तो वो जरूर अपने साहित्य में उसका उल्लेख करते। लेकिन किसी भी वैदिक ग्रंथ में ऐसा माइग्रेशन का वर्णन नहीं आया है, बल्कि वैदिक साहित्य में जो भी संदर्भ आए हैं, नदी, पर्वत, प्राणी, प्रदेश, वो सारे भारत में पाए जाने वाले ही हैं। इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभ्यासनी चाहिए, वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ही आज वर्तमान में शुष्क हो गई है, लेकिन वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद में इसका कई बार उल्लेख आया है। सिर्फ ऋग्वेद में ही कम से कम 75 बार सरस्वती नदी का वर्णन है। भूगर्भ शास्त्र के आधार से सरस्वती नदी का काल जानकर वैदिक सभ्यता का कार्यकाल जानना संभव है। आज कई संशोधन हो रहे हैं सरस्वती नदी का काल जानने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सरस्वती नदी पर जो जो संशोधन हुए उसके रेफरेंस हमने दिए हैं। ऋग्वेद में एक भी ऋचा सरस्वती नदी के शुष्क होने के संदर्भ में नहीं है। उसमें हमेशा ही सरस्वती नदी एक विशाल पात्र वाली, बड़े जोरदार बहाव वाली नदी, ऐसा वर्णन आया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल के साहित्य में सरस्वती नदी का बहाव ये कम होता जाने के संदर्भ मिलते हैं। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार सरस्वती नदी ईसा पूर्व 2000 के दौरान शुष्क हुई होगी। इसका मतलब ऋग्वेद का काल ईसा पूर्व 2000 साल से कई वर्ष पहले का होगा।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस आर्यन माइग्रेशन थ्योरी में मिसिंग है, एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस। वैदिक सभ्यता ये ब्रह्मांड विज्ञान में, एस्ट्रोनॉमी में बहुत प्रगत थी, ये सबको पता है। वेदों में, पुराणों में, रामायण महाभारत में, हर ग्रंथों में ग्रह तारों का, उनके स्थान का, स्थिति का उल्लेख आता है। इसका संदर्भ माइग्रेशन थ्योरी ने कभी नहीं लिया। वैदिक साहित्य में आए हुए ग्रह तारों की स्थिति और स्थान को अगर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से जांचा जाए तो हम ये कार्यकाल निकाल सकते हैं। इसी विषय पर कई अभ्यासक आज संशोधन कर रहे हैं। इस विषय के एक गाढ़े अभ्यासक नीलेश ओक, इन्होंने इस संदर्भ में दिया हुआ एक उदाहरण मैं यहाँ आपको बताती हूँ। महाभारत में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, तब उसके एक दिन पहले व्यास मुनि धृतराष्ट्र से कहते हैं, या चैषा विश्रुता राजस त्रैलोक्य साधु सम्मत अरुंधति तया पेश वसिष्ठ पृष्ठत कृत। इसका मतलब है अरुंधति तारा ये आज वशिष्ठ तारे से आगे चल रहा है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के अनुसार अरुंधति तारा केवल ईसा पूर्व 11,091 से लेकर ईसा पूर्व 4,508 साल, इन 6,000 सालों में ही सिर्फ वशिष्ठ तारे से आगे चल रहा था। बाकी किसी भी काल में अरुंधति तारा वशिष्ठ तारे से आगे नहीं चला है। आज हमेशा वशिष्ठ तारा अरुंधति के आगे दिखता है। इस श्लोक के आधार से देखा जाए तो महाभारत का काल ईसा पूर्व 11,091 से लेकर ईसा पूर्व 4,805 के 6,000 वर्षों में ही हुआ होगा। और हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार महाभारत से पहले रामायण और उससे पहले वेद आए थे। तो हम ये एक लॉजिकली अंदाजा लगा सकते हैं कि वेद कितने पुराने होंगे। ऐसे कई प्रमाण वैदिक सभ्यता के कार्यकाल के और हमारे पूर्वजों के बारे में दिए जा सकते हैं। आज उन पर संशोधन भी चल रहा है। हम आशा करते हैं किसी भी पॉलिटिकल, सोशल या सेंसिटिव वेस्टेड इंटरेस्ट से प्रभावित ना होकर जल्द से जल्द हमारे वैज्ञानिक इस पर संशोधन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके कमेंट्स हमें जरूर दें। अगर आपको और भी कई ऐसे विषय हमसे जानने हैं तो कमेंट बॉक्स में वो विषय बताएं। हम पूरा निश्चित प्रयास करेंगे उन पर वीडियो बनाने का। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।